नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, और उस सीरीज़ का आज हमारा 39वां पार्ट है। इस वीडियो में भी आपको उत्तराखंड से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे। इनके साथ जुड़े हुए जो भी आपके फैक्ट होते हैं, जो भी आपकी कहानियाँ इनसे जुड़ी होती हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस इतना करना है, वीडियो को पूरे जो ये 20 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करना है, और वीडियो के एंड में अपना स्कोर आपने कमेंट करना है, आपके 20 में से कितने मार्क्स आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस शिखर को हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है? तो हिमालय का मैटरहॉर्न ये कहा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। जो शिवलिंग शिखर है इसे हिमालय का मैटरहॉर्न कहा जाता है। इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? देखिए यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि किस चीज़ की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं। सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पूछ रहा है जो आपका प्रश्न है कस्तूरी मृग की, तो उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि मोनाल की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं, तो मोनाल की भी 4 प्रजातियां यहां पर मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रह्मकमल की, ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं, तो ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में 24 प्रजातियां मिलती हैं, जबकि पूरी दुनिया में ब्रह्मकमल की 210 प्रजातियां मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पूछा जाता है बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं, तो बांज की उत्तराखंड में 5 प्रजातियां मिलती हैं, जबकि पूरी दुनिया में इसकी 40 प्रजातियां मिलती हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फाउंडी फोर्स कहाँ स्थित है? तो फाउंडी फोर्स ये जो है आपका, ये आपके हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में BHEL ये भी है, ये भी आपको याद करना है कि BHEL कहाँ पर है, तो BHEL ये भी आपका हरिद्वार में है। कई बार पर्टिकुलर लोकेशन पूछ लेता है, जगह का नाम पूछ लेता है, तो BHEL जो है हरिद्वार में रानीपुर पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों ने भोटिया ग्रेजिंग रूल्स कब लागू किए थे? तो अंग्रेज़ों के द्वारा भोटिया ग्रेजिंग रूल्स ये कब लागू किए गए? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1927 में अंग्रेज़ों ने भोटिया ग्रेजिंग रूल्स को लागू किया था। अंग्रेज़ों के द्वारा अगर आपको पूछा जाएगा सर्वप्रथम चराई संबंधी नियम कब लागू किए गए या कब उनको निर्धारित किया गया, ठीक है, ये तो केवल भोटियों के लिए थे ना चराई संबंधी नियम, ग्रेजिंग रूल्स। अगर सिर्फ आपको पूछा जाएगा अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश ने सबसे पहले चराई संबंधी नियम कब बनाए, तो ये इन्होंने बनाए थे आपके ऑप्शन ए, तब राइट आंसर होता 1909 में। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 1927 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पार्वती कुंड कहाँ स्थित है? तो देखिए पार्वती कुंड जो है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लेके कंफ्यूजन है। अभी जो नई परीक्षा वाणी है वहां पर आपको पार्वती कुंड जो है ये आपको पिथौरागढ़ जनपद में बताया गया है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए चले, पार्वती अगर आपको ताल पूछा जाएगा तो पार्वती ताल आपका पिथौरागढ़ जनपद में है, पार्वती कुंड आपका रुद्रप्रयाग में है। तो इन दोनों को आप क्लियर करते हुए जरूर चलें। ठीक है, अगर ताल पूछेगा तो पिथौरागढ़, और अगर कुंड पूछेगा पार्वती कुंड, तो ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता, इनका नाम क्या था आपने बताना है, कौन थे? सही आंसर है आपका यहां पर ऑप्शन ए, दरबान सिंह नेगी उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। इनको यह विक्टोरिया क्रॉस 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया गया था। ठीक है, दरबान सिंह नेगी को। अगर इनके बारे में बात करें, इनका संबंध कहां से है, तो दरबान सिंह नेगी आपके चमोली जनपद से संबंधित हैं। ठीक है, और कौन सी गढ़वाल राइफल से ये संबंधित है, कौन सी बटालियन से संबंधित थे, पूछा जा सकता है, तो 1/39 से ये संबंधित थे दरबान सिंह नेगी, प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता। लेकिन अगर आपको पूछा जाए दूसरे या फिर सबसे युवा विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन थे उत्तराखंड के, तब आप बताएंगे ऑप्शन बी, गब्बर सिंह नेगी। गब्बर सिंह नेगी को 1915 में विक्टोरिया क्रॉस मिला। इनको मरणों उपरांत यह
पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो मरने के बाद प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी आपके गब्बर सिंह नेगी होंगे, सबसे युवा भी आपके गब्बर सिंह नेगी होंगे। ठीक है, इनको 1915 में मिला, साथ ही ये आपके टिहरी के चंबा से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनका संबंध दरबार सिंह नेगी ये आपके चमोली से हैं, गब्बर सिंह नेगी ये आपके टिहरी से हैं। अगर गब्बर सिंह नेगी की बटालियन की बात करें तो ये आपके 2/38 गढ़वाल राइफल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए चक्राता के अंदर सैनिक छावनी की स्थापना आपकी 1866 में होनी शुरू हो गई। तो आपको इसका आंसर 1866 ही बताना है। 1866 में चक्राता में सैनिक छावनी बनना शुरू हो गया था। लेकिन अगर पूछा जाए सैनिक यहाँ पे कब से रहने लगे, तो अगर आपको सैनिकों के बारे में पूछा जाए तो 1869 आप आंसर करेंगे कि चक्राता छावनी में सैनिक कब से रहने लगे, 1869। लेकिन अगर स्थापना पूछेगा, निर्माण पूछेगा, आप 1866 बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ महत्वपूर्ण छावनियां हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। छावनी को लेकर प्रश्न बनता रहा है, तो आपको उन सभी का जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं। कुल मिला के उत्तराखंड में अभी वर्तमान में 9 छावनियां हैं। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें, इनको सीरियल वाइज आप जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा जिसको नहीं पता है। सबसे पहले आपकी आती है देहरादून छावनी। देहरादून छावनी आपकी 1814 में बनी। इसके बाद आपकी आती है अल्मोड़ा छावनी। अल्मोड़ा छावनी आपकी बनी 1815 में। ठीक है, अल्मोड़ा के बाद आपकी आती है लंडौर छावनी। लंडौर छावनी मसूरी में है और ये आपकी बनी 1836 में। ठीक है, लंडौर छावनी। इसके बाद नैनीताल छावनी है, ये आपकी 1841 में है, नैनीताल छावनी। रुड़की छावनी की बात करें तो ये आपका 1853 में है। ठीक है, इसके बाद आपकी चक्राता हमने पढ़ी 1866 में। फिर आती है रानीखेत छावनी। रानीखेत छावनी की बात करें तो 1871 में रानीखेत छावनी यहां पर बनी। ठीक है, हालांकि रानीखेत को अंग्रेजों ने 1869 में ही ले लिया था सैनिकों के लिए, लेकिन यहां पे छावनी परिषद जो बनाई गई, छावनी का जो गठन किया गया वो 71 में किया गया। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है लैंसडाउन छावनी जो कि आपके 1887 में बनी। और फिर आती है क्लेमेंटाउन छावनी, ये भी आपके देहरादून में है और इसका निर्माण भी लगभग 1935 से 40 के मध्य में होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट है, किस कत्यूरी शासक को शत्रुहंता कहा जाता है? तो शत्रुहंता किस कत्यूरी राजा को कहते हैं? सही आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, निम्बर देव को शत्रुहंता। शत्रुहंता का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, तो ये कहा जाता है निम्बर देव को। अब देखिए कत्यूरियों से भी आपके इन चारों राजाओं से भी प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। पहली चीज निम्बर देव के बारे में बात करें तो यह किस धर्म को मानता था? यह शैव धर्म को मानता था। ठीक है, इसके अलावा जागेश्वर में विमानों का निर्माण या जहाज का निर्माण किसने करवाया? निम्बर देव ने करवाया। निम्बर देव के बाद कत्यूरी राजा जो बना वो बना आपका इसका पुत्र ईष्टगण। ठीक है, तो ईष्टगण देव या ईष्ट देव किसका पुत्र था? निम्बर देव का पुत्र था। और इसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किस राजा ने करा? तो ये करा ईष्ट देव ने। ठीक है, ईष्ट देव का बेटा कौन बनेगा? ईष्ट देव का बेटा हुआ ललित सूरदेव और कत्यूरियों में सबसे प्रतापी राजा ललित सूरदेव को माना जाता है। ठीक है, इसकी तुलना या इसको बराह अवतार बताया गया है। आपको पूछा जा सकता है किस कत्यूरी राजा को बराह अवतार माना जाता है या बताया गया है? तो ये ललित सूरदेव को माना गया है। ठीक है, ललित सूरदेव का पुत्र हुआ। उसके बाद भूदेव। भूदेव को बारे में एक और प्रश्न बनता है, भूदेव को लेकर आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इस भूदेव ने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। ठीक है, तो किस कत्यूरी शासक ने बौद्ध धर्म का विरोध किया? तो वो है आपका भूदेव। तो ये सभी प्रश्न आपको इनसे याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो देखिए सैतान सिंह स्टेडियम ये आपके अल्मोड़ा जनपद में रानीखेत में स्थित है आपका सैतान सिंह स्टेडियम। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर रानीखेत में ही आपका नरसिंह स्टेडियम भी स्थित है। तो नरसिंह स्टेडियम, सैतान सिंह स्टेडियम दोनों आपके रानीखेत में है, अल्मोड़ा में है। ठीक है, सैतान सिंह उत्तराखंड के दूसरे व्यक्ति थे जिनको परमवीर चक्र मिला। प्रथम व्यक्ति आपको पता है सोमनाथ शर्मा थे, दूसरे व्यक्ति आपके सैतान सिंह थे जिनको 1962 में भारत चीन युद्ध में जो उन्होंने बहादुरी दिखाई उसके लिए इनको परमवीर चक्र मिला था। सैतान सिंह का अगर मैं संबंध की बात करूं, कौन सी कुमाऊं बटालियन से इनका संबंध था? तो सैतान सिंह का संबंध 13वीं कुमाऊं बटालियन से था, जबकि सोमनाथ शर्मा का संबंध 4थी कुमाऊं बटालियन से था। ठीक है, तो सभी एक्स्ट्रा फैक्टों को आप मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूं,
हूं ताकि आपका जो पूरा रिवीजन है वो भी हो सके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन बस थोड़ा सा घुमा देता है, तो उन्हीं इसीलिए मैं आपको सभी फैक्ट एक जगह पर बताते हुए चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस पंवार शासक को हाथी घोड़े उपहार में दिए थे? तो किस पंवार राजा को जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार में दिए, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, श्याम शाह को। श्याम शाह जहांगीर के समकालीन था, इसने जहांगीर के साथ भेंट भी करी। इन दोनों की भेंट आगरा में होती है, ठीक है। इन दोनों की मुलाकात कहाँ होती है? आगरा में होती है, 1621 में होती है। और किसी भी मुगल से मिलने वाला पहला पंवार शासक भी कौन है? श्याम शाह है, ठीक है। श्याम शाह को लेकर आपके 2-3 प्रश्न हैं जो आपको याद करने हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा, श्याम शाह किसके बाद गद्दी पर बैठा था? तो श्याम शाह मान शाह का पुत्र था, मान शाह के बाद गद्दी पर बैठा था 1611 में, ठीक है। 1611 से लेकर 1631 तक ये पंवार शासक रहा। श्याम शाह को लेकर 2-3 प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। श्याम शाह के शासनकाल में चंद वंश का जो राजा था त्रिमल चंद ने गढ़वाल में शरण ली थी। तो प्रश्न बनता है, चंद वंश के राजा त्रिमल चंद को शरण देने वाला पंवार शासक कौन था? ये था श्याम शाह, ठीक है। इसके अलावा श्याम शाह ने जब त्रिमल को शरण दे दी, कुमाऊं में उस समय अलग ही, चंद वंश में अलग ही उनका अपना चल रहा था। उनके जो गृह युद्ध एक तरीके से आप बोल सकते हो, सभी राजा अपने आपस में लड़ रहे थे, तो वहां से गढ़वाल पर एक भी आक्रमण नहीं हुआ। तो किस पंवार काल में, पंवार राजा के काल में गढ़वाल के ऊपर कुमाऊं से आक्रमण नहीं हुआ? वो था श्याम शाह, ठीक है। क्योंकि जो चंदों का राजा था त्रिमल चंद, वो खुद गढ़वाल में शरण लेके बैठा है। इसके अलावा श्याम शाह को गढ़वाल का तुगलक कहा जाता है, ठीक है। तो गढ़वाल का तुगलक, पंवार काल का तुगलक किसको कहते हैं? श्याम शाह को कहते हैं। इसके अलावा इसको विलासी राजा, घमंडी राजा भी कहा जाता है। श्याम शाह की जो मृत्यु होती है यह अलकनंदा में डूबने से होती है। तो प्रश्न बन सकता है, किस पंवार राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई? तो वो था आपका श्याम शाह। और जब इसकी मृत्यु हुई, इसके साथ इसकी 60 रानियां भी सती हो गई थी, ठीक है। तो सती प्रथा का उल्लेख भी कौन से पंवार राजा के साथ देखने को मिलता है? वो है आपका श्याम शाह। नेक्स्ट है आपका, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए, शहीद भवानी दत्त जोशी मेला ये आपके थराली में लगता है, थराली चमोली में यह मेला लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के वरदान किसकी रचना है? हिमालय के वरदान ये रचना है आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है मोहनलाल बाबुलकर की रचना है हिमालय के वरदान। देखिए, 2 महत्वपूर्ण राइटर हैं आपके जिनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है आपके मोहनलाल बाबुलकर, ये एक आंचलिक साहित्यकार हैं, और दूसरे फेमस आंचलिक साहित्यकार वो हैं आपके शैलेश मटियानी। तो शैलेश मटियानी को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे मोहनलाल बाबुलकर को लेकर भी प्रश्न बने। इनकी प्रसिद्ध रचना हमने देखी हिमालय के वरदान। इनके अलावा मिट्टी में सोना किसकी रचना है? तो मिट्टी में सोना ये रचना भी मोहनलाल बाबुलकर की है। सूरजमुखी की खेती ये भी इन्हीं की रचना है। अंधेरे से उजाला, दहेज, पशुधन, ये सब रचनाएं मोहनलाल बाबुलकर की हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हेमचंद्र सकलानी, तो इनके भी एक रचना है जो आपको याद करनी है। बेसिकली 2 रचनाएं हैं, एक है विरासत की यात्राएं, ठीक है। विरासत की यात्राएं किसकी हैं? हेमचंद्र सकलानी। इसके अलावा विरासतों की खोज ये रचना भी इन्हीं की है। जयसिंह रावत, इनकी भी एक प्रसिद्ध रचना है, इनको भी आपको नोट करना है। स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड की पत्रकारिता किसकी रचना है? जयसिंह रावत की। हाल ही में 2015 में ये किताब आई है, तो लेटेस्ट है, उत्तराखंड के हिसाब से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा राजात यात्रा से संबंधित कौन सा दर्रा है? किस दर्रे से होकर गुजरती है नंदा राजात यात्रा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जुंगराली दर्रा। ये चमोली में रूपकुंड के ऊपर स्थित है, ठीक है। तो ये नंदा राजात यात्रा का सबसे उच्चतम बिंदु भी है, और ये दर्रा है जहां से आपकी नंदा राजात यात्रा गुजरती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान ये आपके अल्मोड़ा में है, और यह जो नाम है, इसका जो पुराना नाम अगर मैं बात करूँ तो चौबटिया उद्यान के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो जो आपका चौबटिया उद्यान है, चौबटिया उद्यान आपका अल्मोड़ा में है, और इसी को दीनदयाल उपाध्याय उद्यान भी कहा जाता है। इसकी स्थापना आपको पता ही है, चौबटिया उद्यान, इसकी स्थापना 1869 में होती है। W. क्रो इसके पहले सुप्रिंटेंडेंट
बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। इसको आपको नाम लेके पूछा जा सकता है, दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, तो आपको बताना है अल्मोड़ा चौबटिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ये पेशावर कांड के नायक हैं, कई बार हम इनको डिस्कस कर चुके हैं। इनके मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे ये आपने बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा भजन सिंह। ठीक है, भजन सिंह मुख्य प्रेरणा स्रोत थे पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली के। ठीक है, पेशावर कांड की बात करें तो कब हुआ? 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। कहाँ होता है? तो पेशावर के किस्सा खानी बाजार में ये होता है। नेक्स्ट है, काव्य संग्रह मोछंग किसकी रचना है? तो मोछंग काफी प्रसिद्ध रचना, ये किसकी है? ये है आपके ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है चक्रधर बहुगुणा की रचना है मोछंग। ठीक है, और ये एक वाद्य यंत्र भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन करके आपको प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इसके ऊपर रचना भी है, आपको ध्यान रखना है चक्रधर बहुगुणा। नेक्स्ट है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो देखिए, जो ये पांडुकेश्वर ताम्रपत्र हैं ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किसके ताम्रपत्र हैं? तो ये ललित सूरदेव के ताम्रपत्र हैं जो यहाँ से मिले हैं। इन ताम्रपत्रों की खोज 1877 में होती है। पूछा जा सकता है कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों की खोज कब की गई? 1877 में किल्हन के द्वारा इनकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस इतिहासकार ने दीपचंद को गूंगा शासक कहा था? तो देखिए, दीपचंद जो था ये चंद वंश का एक राजा था, अंतिम राजाओं में से इसको गिना जाता है। 1747 में ये गद्दी पर बैठा और 1777 तक ये गद्दी पर रहा। ठीक है, 1777 में मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। दीपचंद को गूंगा शासक ये कहा था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। फ्रांसिस हैमिल्टन ने दीपचंद को गूंगा शासक कहा था। ठीक है, दीपचंद को लेकर भी कुछ बातें हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दीपचंद का जो संरक्षक था वो कौन था? दीपचंद के संरक्षक का नाम था शिवदत्त जोशी, या इसको शिवदेव जोशी भी कहते हैं। हर्षदेव जोशी का पिता था शिवदेव जोशी। ये किसका संरक्षक था? दीपचंद का संरक्षक था। ठीक है, दीपचंद की एक पत्नी थी जिसका नाम था रानी श्रृंगार मंजरी। ठीक है, तो श्रृंगार मंजरी किसकी रानी थी? ये दीपचंद की रानी थी। जब इसके संरक्षक शिवदेव जोशी की मृत्यु हो गई 1764 में, उसके बाद ये जो श्रृंगार मंजरी थी इसने काफ़ी ज़्यादा दखल देना शुरू करा दीपचंद के शासन में, और इसी ने मोहन गुसाई को सेनापति नियुक्त किया। वही मोहन गुसाई जो बाद में दीपचंद को कैद कर देगा और खुद को मोहन चंद के नाम से गद्दी पर बैठा देगा। ठीक है, तो उसको नियुक्त किसने किया था? श्रृंगार मंजरी ने। तो पूछा आपको जा सकता है किसकी पत्नी थी? दीपचंद की पत्नी थी। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न आपका पूछा जाता है दीपचंद को लेकर। देखिए, चंद काल में जो सिराकोट का किला है यह एक कुख्यात जेल के रूप में प्रसिद्ध था। सिराकोट का किला, इसी किले में दीपचंद को कैद करके रखा गया था और यहीं पर दीपचंद की तड़प तड़प कर मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेधा पाटकर ने किस वर्ष राज्य के पर्यावरण आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, राज्य में पर्यावरण आंदोलन काफ़ी चलते रहे हैं उत्तराखंड में, और मेधा पाटकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनका संबंध है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, मेधा पाटकर किस आंदोलन से जुड़ी रही हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। हाल ही में ये चर्चा में भी रही हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो 1992 में इन्होंने उत्तराखंड के पर्यावरण आंदोलनों में भाग लिया था। ठीक है, आपको ध्यान होगा 1991 में ही सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध को लेकर धरना दिया, जिस वजह से 76 दिनों तक काम ठप रहा। अगले ही साल मेधा पाटकर भी यहां पर आई और उन्होंने यहां आंदोलनों में हिस्सा लिया। चलिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह जो किताब है अमर सिंह रावत और उनके आविष्कार, ये लिखी है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, भक्त दर्शन ने यह किताब लिखी है। ठीक है, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम पूछा जाता है। इनका वास्तविक नाम राज दर्शन था। ठीक है, इनका जन्म पता है पौड़ी में होता है इनका जन्म। एक और प्रश्न पूछा जाता है, किस व्यक्ति ने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया था? तो जीवन भर खादी पहनने का व्रत भक्त दर्शन ने लिया। इसके अलावा इन्होंने बाद में जब आंदोलन आगे बढ़े स्वतंत्रता आंदोलन, तो इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और उसके बाद इन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को भी हटा लिया। तो प्रश्न बनता है, किस व्यक्ति ने अपने नाम से जाति सूचक शब्दों को हटा लिया था? वो भी आपके भक्त दर्शन थे। ठीक है, इन्हीं भक्त दर्शन ने 1939 में भैरव दत्त धूलिया के साथ मिलकर
लेकर एक अखबार निकाला, समाचार पत्र निकाला, कर्मभूमि, ये कहाँ से आता था? ये लैंसेडाउन से आता था। ठीक है, तो ये बातें हमने भक्त दर्शन के बारे में जानी। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनको जान लेते हैं। देखिए, सबसे प्रसिद्ध रचना है इनकी गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, कल के वीडियो में भी हमने देखा था। इसके अलावा सुमन स्मृति ग्रंथ किसकी रचना है? भक्त दर्शन की रचना है। इनके अलावा इन्होंने बैरिस्टर मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ लिखा है, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ लिखा है। ये सब रचनाएं किसकी हैं? भक्त दर्शन की रचनाएं हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 39 हमने यहाँ पर देखा। 20 प्रश्नों को हमने कवर करा और साथ ही उनसे जुड़े हुए जो अतिरिक्त तथ्य थे, कोशिश करा कि सारा कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो सके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना स्कोर कमेंट करना ज़रूर यहाँ पे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस एग्ज़ाम की जो ये 20 क्वेश्चन का जो ये सेट था, आपके इनमें से कम आज 17 मार्क्स यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, जनरल पेपर था, जनरल क्वेश्चंस थे, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट हैं, कहीं ना कहीं से आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो कमेंट ज़रूर करना अपना स्कोर आपका कितना रहा। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा और कैसे आपको प्रश्न लगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।